हाय स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका बेसिक इलेक्ट्रिकल सर्किट की लेक्चर सीरीज में अनपढ़ चैनल से। मैं भारत भूषण गैरोला और आज है हमारा लेक्चर नंबर 21। इससे पहले तक जो है हमारे आज 20 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। अभी तक जो है हमने 3 पैसिव कंपोनेंट के बारे में पढ़ा था, आर, रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर। ठीक है, आर एल सी के बारे में। ठीक है, आपका रेजिस्टेंस क्या करता था? रजिस्ट दी फ्लो ऑफ करंट, करंट को बहने से रोकता था, उसका काम रेजिस्टेंस था। इंडक्टर हमारा कंपोनेंट था जो हमारा जो है मैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी स्टोर करता था, और कैपेसिटर जो है हमारा इलेक्ट्रिकल फील्ड में एनर्जी स्टोर करता था। ठीक है, अभी तक जो है हमने इन सब तीनों कंपोनेंट में जो एनालिसिस करी वो हमने डीसी में एनालिसिस करी थी। इनका डीसी में हमने बिहेवियर को देखा था, और उसमें हमने देखा कि हमारा इंडक्टर जो है फाइनली शॉर्ट सर्किट हो जाता है और कैपेसिटर हमारा ओपन सर्किट हो जाता है। ठीक है, तो अब हम जो है इनके बिहेवियर को जो है अल्टरनेटिंग करंट में इनके बिहेवियर को देखेंगे। तो उससे पहले जो हमें एसी के बारे में हल्की फुल्की चीज़ें पता होनी चाहिए, क्या उसमें फेज होता है, लैग लीड का कंसेप्ट। ठीक है, तो आज के लेक्चर में जो है हम जो है आपको एसी के बारे में जो क्या क्या क्वांटिटी होती है, क्या फ्रीक्वेंसी, क्या टाइम पीरियड, ये सब चीज़ें बताएंगे। और उसके बाद जो है हम आपको लैग लीड के कंसेप्ट के बारे में बताएंगे, कैसे आप जो है लैग और लीड का डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें डीसी के बारे में, तो डीसी में हमारा क्या होता है? मैग्नीट्यूड, कांस्टेंट मैग्नीट्यूड होता है। साथ में जो हमारा डीसी सर्किट होगा, डीसी सर्किट में चाहे वो हमारा करंट हो, चाहे वो वोल्टेज हो, ये हमारा क्या होंगे? टाइम के साथ इनवेरिएंट होगा। ठीक है, टाइम इनवेरिएंट मतलब टाइम के साथ इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए इसको जो है हम एक ग्राफ बनाते हैं, वहां से जो है आपको इसके बारे में थोड़ा सा समझ में आएगा। ठीक है, ये अगर मैं टाइम के रिस्पेक्ट में जो है, ये सपोज मैंने कोई डीसी सोर्स ले लिया, सपोज जो है मैंने ये कोई 5 वोल्ट की बैटरी मैंने यहां से ले ली। ठीक है, तो ये 5 वोल्ट की जो बैटरी है, अगर आप यहाँ पे इसको बैटरी का क्रॉस पोटेंशियल नापने के लिए आप क्या लगाते हो? वोल्ट मीटर लगाते हो। तो वोल्ट मीटर लगाओगे तो इसका क्रॉस आपको 5 वोल्ट रीडिंग आएगी। ठीक है, वो कब तक आपको 5 वोल्ट मिलता रहेगा? वो आपको पता नहीं कब तक जो है, किसी भी टाइम तक आपको 5 वोल्ट मिलता रहेगा। ठीक है, तो डीसी की सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है कि डीसी का कांस्टेंट मैग्नीट्यूड होना चाहिए। ठीक है, कांस्टेंट मैग्नीट्यूड आ रहा है यहाँ पे, आप देखिए यहाँ पे t = 0 में भी उसकी वैल्यू 5 वोल्ट थी, और t आप जैसे भी आगे बढ़ते जाएंगे उसकी वैल्यू कितनी है? उसकी वैल्यू 5 ही वोल्ट है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है डीसी का पहली प्रॉपर्टी क्या है? उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होना चाहिए। दूसरा, टाइम इनवेरिएंट होना चाहिए। ठीक है, मतलब टाइम के साथ अगर आप वेरी कर रहे हो तो उसके मैग्नीट्यूड में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, यहां आप देखिए टाइम आप इंक्रीज कर दीजिए, आपकी जो है इसकी रीडिंग में कोई फर्क पड़ रहा है? इसकी रीडिंग आज भी 5 वोल्ट है, और कब तक 5 वोल्ट रहेगी? आने वाले पता नहीं कितने सालों तक, आने वाले 100 सालों तक भी इसकी रीडिंग 5 वोल्ट ही रहेगी। ठीक है, तो हमारी जो है ये डीसी सर्किट की 2 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हैं। आपका डीसी जो है उसमें कांस्टेंट मैग्नीट्यूड रहता है, और साथ में जो है वो टाइम इनवेरिएंट रहता है। ठीक है, अब जो है हमें चूंकि इसके जो ये एल और सी पर्टिकुलर जो ये कंपोनेंट हैं, इन कंपोनेंट का स्पेशली यूज जो है हमारा वो एसी में होता है, अल्टरनेटिंग करंट में हमारा इसका यूज होता है। तो हम जो है अल्टरनेटिंग करंट में जो है पहले अल्टरनेटिंग करंट के बारे में पढ़ेंगे कि ये हमारी अल्टरनेटिंग करंट होती क्या है। ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट जो है हमारी, इसके बारे में जो है अगर आप लिखें सबसे पहली चीज़, तो उसका क्या होता है? इसमें चेंज इन मैग्नीट्यूड होता है, और दूसरा ये हमारा टाइम वेरिएंट होती है। ठीक है, ये हमारी टाइम के साथ वेरी करती है। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये हमारा क्या करती है? चेंज इन दी डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन में भी चेंज हो जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हमारी अल्टरनेटिंग करंट की है। ठीक है, चलिए समझने के लिए जो है मैं इसका यहाँ पे जो है एक जो है ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, ये जो मैं ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ ये कुछ साइन वेव जैसा है, तो इसको बोलते हैं साइनोसोडल। ठीक है, आपकी हम जो जनरली जो एसी एनालिसिस करेंगे वो साइनोसोडल्स के बारे में ज़्यादा बात करेंगे। ठीक है, वो इसलिए करते हैं क्योंकि जनरेशन में जो है जो हमारी वेव फॉर्म निकलती है आउटपुट में साइनोसोडल निकलती है। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए, तो यहाँ पे आप देखिए ये टी के साथ अगर जो है मैंने
किसी जो है वोल्टेज का वो ग्राफ बनाया तो आप देखिए यहाँ पे टी की वैल्यू 0 है, ठीक है। अब आप थोड़ा आगे बढ़े, यहाँ सपोज ये T1 है, T1 पे इसकी वैल्यू कुछ V1 आई, आप T2 पे गए, T2 पे वैल्यू क्या आई, 0 आई, फिर आप इस पॉइंट पे गए T3 पे वैल्यू क्या आई, -V3 आई, कुछ मान रहा हूं मैं, ठीक है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे चेंज इन दी मैग्नीट्यूड पहली कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, चलिए ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या है, टाइम वेरिएंट, ये हमारा टाइम के साथ वेरी कर रहा है, हाँ जी ये बिल्कुल हमारा टाइम के साथ वेरी कर रहा है। 0 पे जहां मैंने देखा मेरा मैग्नीट्यूड 0 था, T1 पे V1 आ गया, T2 पे फिर 0 आ गया, फिर T3 पे V3 आ गया, ठीक है, इस तरीके से। अगला सबसे इंपॉर्टेंट है चेंज इन दी डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन में भी क्या चेंज हो रहा है, ठीक है। तो देखिए आप किसी सर्किट में करंट की डायरेक्शन को कैसे मान लेते थे, सपोज आपने किसी सर्किट में देखा ये करंट आपकी I आ रही है, अगर मैं कहूं कि इस सर्किट में करंट की वैल्यू -I है तो आप क्या करते थे, आप I की डायरेक्शन को ऐसे चेंज कर लेते थे और अज्यूम कर लेते थे कि आपने I की डायरेक्शन कुछ ऐसे ले लिए, ठीक है। कुछ ऐसा ही कंसेप्ट यहाँ पे है। अब आप पर्टिकुलर इस केस में देखिए, इस पॉइंट में T3 पे इसकी वैल्यू क्या हो गई है, T3 में आपकी जो है वोल्टेज की वैल्यू V3 हो गई है, -V3 हो गई है। -V3 मीन्स जो आपका वोल्टेज सोर्स अगर पहले ऐसे इस फॉर्म में लगा हुआ था V3, अब आपने उसकी डायरेक्शन क्या कर दी है, चेंज कर दी है और वो V3 हो गया है, ठीक है। तो चेंज इन द डायरेक्शन वो मतलब नेगेटिव साइकिल में चला गया है, उसकी वैल्यू नेगेटिव हो गई है, नेगेटिव वैल्यू मतलब आपके डायरेक्शन में उसका चेंज हो गया है, ठीक है। तो ये हमारी जो है अल्टरनेटिंग करंट की जो है 3 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टियां हैं, जिसके मैग्नीट्यूड में चेंज होता रहता है, वो टाइम वेरिएंट है और चेंज इन दी डायरेक्शन है, ठीक है। और जनरली जो हम जो है AC पढ़ेंगे वो साइनोसॉइडल AC के बारे में पढ़ेंगे, पर मैं आपको कन्फ्यूजन ना हो, AC के कंसेप्ट और अच्छे तरीके से समझ में आए तो मैं यहाँ पे जो है आपको अच्छी 1-2 वेवफॉर्म्स बनाता हूँ, आपको बताना है कि क्या ये जो है AC की वेवफॉर्म्स हैं या नहीं है, ठीक है। सबसे पहले जो है मैंने एक वेवफॉर्म बनाई T के रिस्पेक्ट में, ठीक है, ये मैंने वेवफॉर्म बनाई, ये कोई वेवफॉर्म ट्रेंगुलर जैसे दिख रही है, तो ये क्या है, ये ट्रेंगुलर वेवफॉर्म मैंने बनाई है वोल्टेज की। तो क्या ये AC है, क्या ये AC वेवफॉर्म हो सकती है, क्या ये अल्टरनेटिंग करंट है, देखते हैं चलिए, ठीक है। हाँ, टाइम के साथ ये वेरी कर रही है, पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, चेंज इन द मैग्नीट्यूड हो रहा है, हाँ इसके मैग्नीट्यूड में चेंज हो रहा है, जैसे जैसे आप जा रहे हैं इसका मैग्नीट्यूड पहले बढ़ रहा है, फिर घट रहा है, 0 हो रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। क्या चेंज इन द डायरेक्शन इसमें हो रहा है, हाँ देखिए सपोज यहाँ पे इसकी वैल्यू अगर कुछ उस प्लस में V है तो इस नेगेटिव साइकिल में जहाँ ये आएगा इसकी वैल्यू कुछ -V1 या कुछ भी ऐसे कुछ हो सकते हैं, मैं अज्यूम कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपका जो है ये ट्रेंगुलर वेव V जो है एक तरीके से किसका एग्जाम्पल है, ये भी आपका अल्टरनेटिंग वोल्टेज या अल्टरनेटिंग करंट की वेव फॉर्म का एग्जाम्पल है, ठीक है। चलिए इसके अलावा जो है अब आपको मुझे बताना है कि क्या आपकी ये भी आपकी अल्टरनेटिंग है, टाइम के साथ जो है मैंने एक वेव फॉर्म आपकी यहाँ पे ड्रॉ करी है, ठीक है। चलिए इस केस में भी आप देखिए ये जो है मैंने कौन सी वेव फॉर्म बनाई है, स्क्वायर जैसी वेव फॉर्म बनाई है, स्क्वायर वेव है, ठीक है, स्क्वायर वेव है। आप देखिए क्या इसमें मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, हाँ लग तो रहा था यहाँ 0 से सपोज इसको 1 2 3 समझने के लिए, ठीक है, 0 से 1 तक इसका मैग्नीट्यूड A कांस्टेंट था, A मैंने मान लिया, ठीक है। मगर जैसे ही A आया इसका मैग्नीट्यूड क्या हो गया, -A आ गया, तो कांस्टेंट मैग्नीट्यूड की कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं हो रही है, इसमें मैग्नीट्यूड वेरी कर रहा है, मतलब पहली कंडीशन फुलफिल हो गई, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या है, इसमें टाइम वेरिएंट है, ये टाइम के साथ वेरी कर रहा है, हाँ ये टाइम के साथ वेरी कर रहा है, A था 1 से 2 पे -A हो गया, 2 से 3 पे फिर A हो गया, ठीक है। और तीसरी और इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या, इसमें चेंज इन दी डायरेक्शन हो रहा है, हाँ इसमें चेंज इन दी डायरेक्शन हो रहा है, 0 से 1 तक जो है A वोल्टेज की वैल्यू थी, 1 से 2 पे वैल्यू -A हो गई है, ठीक है, -A हो गई है, तो कहीं ना कहीं इस पे चेंज इन दी डायरेक्शन हो रहा है। तो ये भी हमारा क्या है, ये भी हमारा जो है अल्टरनेटिंग करंट का जो है एग्जांपल है, अल्टरनेटिंग करंट या अल्टरनेटिंग वोल्टेज के एग्जांपल्स हैं, ठीक है। तो हमने जो है अब एक वेव फॉर्म में और बनाता हूं आपके सामने, तो आपको बतानी है क्या ये अल्टरनेटिंग है, ठीक है। इसमें देखिए आप चेंज इन दी मैग्नीट्यूड हो रहा है, ठीक है, टाइम के साथ ये वेरी कर रहा है, ठीक है। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है, इसमें चेंज इन दी डायरेक्शन हो रही है,
क्या इसमें जो है ये वैल्यू ए थी, क्या माइनस ए हो रही है, नहीं हो रही है, तो ये आपका अल्टरनेटिंग नहीं है। हाँ भले ये टाइम वेरिंग है, ये टाइम के साथ वेरी कर रहा है, मगर ये आपका अल्टरनेटिंग करंट का एग्जांपल या अल्टरनेटिंग वोल्टेज का एग्जांपल नहीं है, ठीक है। और जनरली जो हम एनालिसिस करेंगे तो हम साइनोसॉइडल वेव फॉर्म के ही में ही एनालिसिस करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये ऐसे नहीं है, इसके क्वेश्चंस हम लोग करेंगे आगे धीरे धीरे जो है, पर जो है हमारा जनरली जो फोकस रहेगा वो हमारा मेनली साइनोसॉइडल वेव फॉर्म पे रहेगा। और साइनोसॉइडल वेव फॉर्म में हम फेजर वेजर के बारे में पढ़ेंगे, लैग लीड का कंसेप्ट देखेंगे, फिर उस कंसेप्ट को हम यूज करके कैपेसिटर और इंडक्टर में बताएंगे कि इंडक्टर में करंट लैग करता है, क्यों करता है, कैपेसिटर में करंट लीड करता है तो क्यों करता है, ठीक है। और इसके अलावा जो है बहुत सारे बच्चों को डाउट रहता है कि AC और DC में से कौन डेंजरस है, ठीक है। ये जो है बहुत जगह पूछा जाता है, कई जगह इंटरव्यू में पूछा जाता है, और आप गूगल सर्च करोगे तो बहुत जगह करते हैं। तो जनरली आप लोग जो इसका आंसर देते हैं वो कहते हैं कि भैया DC ज़्यादा डेंजरस है। आप इसलिए कहते हैं क्योंकि AC क्या करता है, AC आपका नेगेटिव साइकिल में भी जाता है, तो आपकी बचने की संभावनाएं रहती हैं, तो आप जनरली ये सोच के ज़्यादा आंसर देते हैं, ठीक है। तो एक्चुअली इसका कारण क्या है, हमारे घरों में जो फ्रिक्वेंसी होती है वो कितनी है, 50 हर्ट्ज है, ठीक है। अब 50 हर्ट्ज का मतलब ये है 1 सेकंड में हमारा बल्ब 50 बार जल रहा है, 50 बार बंद हो रहा है, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि आप घर जाके देखने लग गए कि बोला मैं देखूंगा 1 सेकंड में 50 बार जल रहा है, 50 बार बुझ रहा है। अरे कैसे देखोगे, दिख ही नहीं पाएगा, वो इतने माइक्रो सेकेंड्स में होता है। कितने माइक्रो सेकेंड्स में होगा, 1 सेकंड के 50वें हिस्से में, ठीक है। 1 सेकंड के 50वें हिस्से में वो काम हो रहा है, तो आप नहीं देख पाओगे, ठीक है। तो जैसे आप देख नहीं पाओगे वैसे आप उसका असर भी फील नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो AC और DC दोनों ही खतरनाक हैं, चिपक के देखो, टेस्ट करके देख लो, पता चल जाएगा, ठीक है। तो कोई ये कहे कि AC खतरनाक है, DC इज मोर डेंजरस, दोनों ही डेंजरस है। एक्चुअली हुआ क्या था, शुरुआत में जो है जब AC जो है आपकी 1800 के दशक में आई थी, ठीक है, 1800वीं सदी जो थी उस समय पे आपकी जो है DC के बारे में ज़्यादा वार्तालाप हो रही थी, उस समय पे AC बहुत कम थी, ठीक है। तो ये डिबेट का विषय जो है हर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर क्या, ये साइंटिस्टों के बीच भी जो है डिबेट का विषय रहा है कि आपका AC करंट ज़्यादा खतरनाक है या DC करंट ज़्यादा खतरनाक है, ठीक है। हम लोगों जनरली आजकल की डेट में हमारे पास ये डिबेट का विषय है। उस टाइम पे डिबेट का विषय था, ये था कि हमें AC ज़्यादा यूज करनी है या DC को हमें ज़्यादा यूज करना है। तो उस समय पे जो है 1800 की बात है, आज कितने साल हो गए हैं, 2000 आ गया है, और कम से कम जो है आज कितने 220 साल आज हो गए हैं, ठीक है। तो 220 साल बाद हम लोग जो इस रिजल्ट पे पहुंचे कि हमारे जो है AC ज़्यादा काम किए, AC हमारे लिए मोर इकोनॉमिकल है। मोर इकोनॉमिकल क्यों है, क्योंकि इसमें जनरेशन करना आसान होता है, इसे ट्रांसमिशन करना, डिस्ट्रीब्यूशन करना आसान होता है, ठीक है। क्या है हमारा AC का एडवांटेज, इसको हमको ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन करना आसान है, इसलिए जो हम AC का यूज जो है ज़्यादा करते हैं, ठीक है। वहीं DC को अगर आप देखेंगे तो आप DC को क्या कर सकते हैं, ईजिली स्टोर कर सकते हैं बैटरी की फॉर्म में, मगर आप AC को स्टोर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो उस टाइम पे डिबेट चला, ना AC जीती ना DC जीती, मगर ये रहा कुछ काम, कुछ अलग एडवांटेज AC के रहे, कुछ अलग एडवांटेज DC के रहे, तो दोनों का कहीं ना कहीं साथ साथ चलता रहा, ठीक है। जैसे हमारा DC जो है हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन में हमारा DC यूज किया जाता है, HVDC, ठीक है। जब हम आपको पावर सिस्टम पढ़ाएंगे तो समय पे इसके बारे में बताया जाएगा, HVDC के बारे में। ये जो है हमारी 1200 kV से ज़्यादा के लिए हम जो है HVDC का यूज करते हैं, ठीक है। और अभी तक जो है इंडिया में जो है हाईएस्ट AC से जो ट्रांसमिशन हुआ है, जो कागज़ों की बात है, वो 765 kV हुआ था, ठीक है। मगर जो है हमने एक लाइन बनाई थी, वो 1000 kV में क्या हुआ था, 1000 kV में जापान वालों ने क्या किया, टेस्टिंग करी। हम ठहरे इंडियन, हमने कहा तुमने 1000 kV में करी, हम लोगों ने भी इंडिया में हाईएस्ट AC में ट्रांसमिशन 1200 kV हो चुका है। आप इसके बारे में गूगलिंग करोगे, नेट में सर्च करोगे तो आपको एक बहुत अच्छी स्टोरी समझ में आएगी और पता चलेगा, ठीक है। कभी कोशिश करेंगे इसके बारे में भी डिटेल से बताने की आपको, ठीक है। तो अभी इंडिया में हाईएस्ट ट्रांसमिशन वोल्टेज जो है वो 1200 kV है, मगर कॉमर्शियल यूज में देखें तो अभी हम जो है 765 kV तक के लिए ही पहुंच पाए हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे जो है हल्का सा जो है AC और DC के बीच हल्का सा डिफरेंस समझ में आया कि आपका AC में आपका मैग्नीट्यूड के साथ साथ जो है डायरेक्शन भी चेंज होती है, और DC में जो आपका क्या है, आपका मैग्नीट्यूड टाइम के साथ कांस्टेंट रहता है और डायरेक्शन तो कभी भी चेंज नहीं होती है, ठीक है। तो हम जो मेनली एनालिसिस करेंगे वो हम साइनोसॉइडल वेवफॉर्म के बारे में ही एनालिसिस करेंगे अपनी AC को।
अब जो भी एसी में एनालिसिस करते हैं और जो हम जनरेटर देखेंगे, हमारा जो भी जो है आउटपुट आता है वो एसी की फॉर्म में आता है और साइनोसोडल वेवफॉर्म की इस फॉर्म में आता है। तो हम जो है साइनोसोडल वेवफॉर्म के बारे में अब जो हम ज़्यादा डिस्कस करेंगे। आगे जो हम एसी मतलब जो बात करेंगे जनरली हम साइनोसोडल वेवफॉर्म के ही बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो उसको कैसे दिया जाता है, V = VM साइन ओमेगा टी की फॉर्म में जो है आपकी कोई भी साइनोसोडल वेवफॉर्म रहेगी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि यहाँ साइन आएगा तो तभी साइनोसोडल होगी, आप चाहें तो VM cos ओमेगा टी की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो साइनोसोडल वेवफॉर्म हमारी वो हुई जो साइन या कॉस की फॉर्म में होती है, उस वेवफॉर्म को जो है हम साइनोसोडल वेवफॉर्म कहते हैं, ठीक है। अब जो है इस साइनोसोडल वेवफॉर्म के बारे में अगर इस V के बारे में बात करें तो ये V हो गई है इसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू। अब जो है हम इस वेव फॉर्म को अगर ड्रॉ करें, ठीक है, यहाँ पे जो है मैं इस वेव फॉर्म को ड्रॉ कर रहा हूँ टाइम के साथ, ठीक है। ओमेगा टी को जो है ओमेगा टी के रेफरेंस में जो है मैं इस वेव फॉर्म को यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे ही आप देखिए यहाँ पे ओमेगा टी की वैल्यू 0 होगी, ऊपर वाली वेव फॉर्म को मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। फिलहाल आप कंफ्यूज ना हो, उसको मैंने मिटा दिया है, ठीक है। अब आप देखिए ओमेगा टी की वैल्यू जैसे ही आप 0 रखोगे इसकी वैल्यू हो जा रही है 0, ये ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। ये ऐसे ऐसे जो है ये वेव फॉर्म इस तरीके से कुछ ये ड्रॉ होगी, ठीक है। ये हो जाएगी यहाँ पे 0 में, ये हो जाएगी यहाँ पे π/2 पे, क्योंकि जैसे ही ओमेगा टी की वैल्यू 90 रखेंगे, साइन 90 हो गया 1, ये वैल्यू हो गई है VM, ठीक है। अब जैसे ही आप जो है इसकी वैल्यू पाई रखेंगे, साइन पाई हो गया है 0, तो V की वैल्यू हो गई है 0। अब यहाँ पे जैसे ही आप आए, ये है आपका 3π/2 और यहाँ आप आए, ये हो गया है आपका 2π, ये हो गया है आपका 3π, ठीक है। अब जो है इस वेव फॉर्म में जो है अलग अलग टर्म्स जो हैं यूज हो रही हैं, उसके बारे में जो है हम बात करेंगे। सबसे पहले जो है ये हम वेव फॉर्म किसकी ड्रॉ कर रहे हैं, ये हम V की ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपको किसी भी पॉइंट पे जो है V की वैल्यू निकालनी है, सपोज इस पॉइंट पे आपको निकालनी है V की वैल्यू, तो आप यहाँ पे कोई वो एंगल देखेंगे और इस पॉइंट पे आप जो है सपोज यहाँ पे एंगल कुछ भी है, सपोज यहाँ पे 3, मैं मान लेता हूं कि यहाँ पे π/6 एंगल है, तो यहाँ पे आप जो है V की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो V क्या है, V है इसमें इंस्टेंटेनियस वैल्यू, ठीक है। V को आप कहेंगे इंस्टेंटेनियस वैल्यू, ठीक है, जिसकी वैल्यू जो है वेरी कर रही है, या इसको आप हिंदी में कहते हैं तात्कालिक वैल्यू, ठीक है। V हो गई इंस्टेंटेनियस वैल्यू, ठीक है। अब देखिए VM क्या है इसमें, इसकी मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। VM हो गई है मैक्सिमम वैल्यू, जो आगे रहेगी इसे आप बोलते हैं VM को मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू के अलावा इसको आप दूसरा नाम भी कह सकते हैं पीक वैल्यू, पीक है ना, पीक मतलब सबसे ज्यादा वैल्यू, ठीक है। तो VM को आप क्या कह सकते हैं, VM को जो है मैं पीक वैल्यू भी कह सकता हूं, ठीक है। इसके लिए आपको वेवफॉर्म बनाने की जरूरत नहीं, आप जो है सीधा सीधा बता सकते हैं अगर आपके पास जो है कोई इस फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए अगर यहां से देखें आप, तो ये गई वेवफॉर्म 0 से π से 2π के बाद दोबारा होने लगी, ठीक है। तो ठीक है, उसके बारे में चलो पहले बाद में बात करते हैं। ये हो गई आपकी पॉजिटिव साइकिल, ये हो गई आपकी नेगेटिव साइकिल, ठीक है, क्योंकि यहाँ नेगेटिव में वैल्यूज आ रही हैं। और यहाँ पे अगर इस पॉइंट की वैल्यू की बात करूँ मैं, तो इस पॉइंट में जो वैल्यू हो जाएगी वो है -VM, ठीक है। तो ये आपकी मैंने एक साइनोसोडल वेवफॉर्म की सिंपल सी वेवफॉर्म बनाई है और जिसके बारे में आपको चीजें समझा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे -VM क्या है, -VM है मेरी नेगेटिव पीक वैल्यू, नेगेटिव पीक वैल्यू है, ठीक है। इसके अलावा क्वेश्चन पूछ लेता है इस वेवफॉर्म में पीक टू पीक वैल्यू क्या होगी, क्या, पीक टू पीक वैल्यू। पीक टू पीक वैल्यू का मतलब है नेगेटिव हाफ साइकिल वाली वैल्यू और पॉजिटिव हाफ साइकिल में जो मैक्सिमम वैल्यू है उन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, ठीक है। तो -VM और VM के बीच की वैल्यू को क्या बोलते हैं, पीक टू पीक वैल्यू बोलते हैं। इस क्वेश्चन में जो वो है हमारी
2Vm। ठीक है, अभी तक इन सब चीजों के लिए आपको वेव फॉर्म ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको उसने कोई साइन वेव इस फॉर्म में दी है तो अब आप आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके अलावा जो है यहाँ पे साइन ओमेगा टी में ओमेगा आपकी होती है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ओमेगा होती है मेरी एंगुलर फ्रीक्वेंसी। चलिए अभी थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं। ये कोई साइकिल है, पॉजिटिव साइकिल और नेगेटिव हाफ साइकिल, तो एक सेट हो गया साइकिल का। ठीक है, एक सेट ऑफ साइकिल का मतलब एक पॉजिटिव साइकिल और एक नेगेटिव साइकिल, इसे क्या कहेंगे आप, वन सेट ऑफ साइकिल। ठीक है, तो यहां से ये आपका वन सेट ऑफ साइकिल हो गया, या एक नेगेटिव यहां पे है, ये पॉजिटिव साइकिल है, तो इसे भी आप वन सेट ऑफ साइकिल कह सकते हैं, इसे भी आप जो है वन सेट ऑफ साइकिल कह सकते हैं। ठीक है, तो वन सेट ऑफ साइकिल करने में जितना टाइम लगता है उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं टाइम पीरियड। ठीक है, तो टाइम पीरियड क्या हुआ, एक साइकिल पूरा करने में, एक पॉजिटिव और नेगेटिव साइकिल दोनों पूरा करने में जितना टाइम लगता है उसे क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड कहते हैं। और ये टाइम पीरियड किस में मेजर किया जाता है, ये टाइम पीरियड मेजर किया जाता है सेकंड्स में। ठीक है, अब अगर आपने टाइम पीरियड निकाल दिया है तो आप फ्रीक्वेंसी बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। आपकी फ्रीक्वेंसी होती है जिसे एफ से डिनोट किया जाता है, फ्रीक्वेंसी बताती है एक सेकंड में इसने कितनी साइकिल कंप्लीट की। फ्रीक्वेंसी क्या बताती है, नंबर ऑफ साइकिल्स इन 1 सेकेंड। ठीक है, एक सेकंड में इसके द्वारा कितनी साइकिल पूरी की गई उसे आप फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ये निकाली जाती है 1/t से, तो इसकी यूनिट क्या हो गई, 1/सेकंड या 1/सेकंड, या आप इसको डिनोट कर देते हैं हर्ट्ज से। ठीक है, हर्ट्ज से यहाँ से। ठीक है, अभी यहाँ पे जब बात आ गई है तो इंडिया में डोमेस्टिक फ्रीक्वेंसी कितने में है, हमारे यहाँ इंडिया में एसी में जो है जो फ्रीक्वेंसी है वो 50 हर्ट्ज है। ठीक है, इसके बारे में कभी और डिटेल में डिस्कस करेंगे कि वो 50 हर्ट्ज क्यों है, 60 हर्ट्ज क्यों नहीं है। अगर आप चाहते हैं इसको आपको अच्छे तरीके से बताना है, 50 हर्ट्ज और 60 हर्ट्ज का डिफरेंस, किसी कंट्री में 25 हर्ट्ज भी है, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिखिए, मैं इसके बारे में आपको जो है एक अलग से एक वीडियो बना के समझाऊंगा कि इंडिया में फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज क्यों है, अगर 50 की जगह 60 होती तो उसका क्या फायदा होता, क्या नुकसान होता। ठीक है, मगर मैं भी आपको इसलिए यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ, ये सब चीजें आपको तब समझ में आएगी जब हम लोग मशीन्स पढ़ लेंगे, कोर लॉस, कॉपर लॉस के बारे में समझ लेंगे, फिर हम जो है इस चीज के बारे में समझ सकते हैं। ठीक है, तो इंडिया में फ्रीक्वेंसी वो 50 हर्ट्ज है, यहाँ पे मैंने आपको बताई। ठीक है, अब बात करते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी की। ठीक है, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा को आप लिख सकते हैं 2πf। ठीक है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी को आप जो सिंपल फ्रीक्वेंसी में बदल सकते हैं, तो यहां से आप जो है फ्रीक्वेंसी की वैल्यू निकाल सकते हैं किसी भी फिगर में अगर आपको दी हुई है। यहां से आप टाइम पीरियड की फॉर्म में भी निकाल सकते हैं। तो अगर मैं बात करूं केवल इस ही वेव फॉर्म की, इस वेव फॉर्म की मैं बात करूं आपको, तो इस वेव फॉर्म को ही आप जो है कितने तरीके से आप लिख सकते हैं। सबसे पहला तरीका आपने लिखा, सबसे पहले में आपने लिखा v = Vm sin ओमेगा टी। ठीक है, अगला आप लिख सकते हैं यहाँ पे v = Vm sin 2πft, आपने फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में लिख लिया। ठीक है, अब मैं इसको टाइम पीरियड की फॉर्म में लिख रहा हूं, तो Vm sin 2π/t, ये t ये टाइम डोमेन है और ये t मतलब टाइम पीरियड है। ठीक है, तो आप जो है किसी भी एसी वेव फॉर्म को जो है आप जो है इस तरीके से साइनसोइडल वेव फॉर्म को लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको चीजें समझ में आई, जैसे इस केस में जो है इसका टाइम पीरियड कितना है, एक कंप्लीट साइकिल होने में जितना टाइम लगता है उसे टाइम पीरियड बोलते हैं, तो 0 से 2π। तो इस केस में इसका टाइम पीरियड कितना हो गया, इस केस में इसका टाइम पीरियड हो गया है 2π, तो फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई है 1/2π हर्ट्ज। ठीक है, ये दो चीजें आपने इस फिगर को देख के निकाल दी। सपोज आप कह रहे होंगे मैं तो कंप्लीट साइकिल इसे मानूंगा नेगेटिव से पॉजिटिव, तो इस केस में भी अगर आप देखेंगे तो पाई यहाँ पे है, 3π यहाँ पे, तो टोटल कितना आया टाइम पीरियड, 2π ही आया। ठीक है, तो आपका टाइम पीरियड, आप एक पॉजिटिव साइकिल ले लीजिए, एक उसके जस्ट बाद वाली नेगेटिव साइकिल ले लीजिए, जो टाइम है वही आपका टाइम पीरियड हो जाएगा। ठीक है, एक साइकिल मतलब एक पॉजिटिव और नेगेटिव कंप्लीट साइकिल को पूरा करने में, एक पॉजिटिव और नेगेटिव साइकिल को पूरा करने में जितना टाइम लगता है उसे क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड कहते हैं। और एक सेकंड में जो है वो साइकिल आपकी कितने बार रिपीट होती है वो आपकी फ्रीक्वेंसी से निकाल
निकाला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अब आपको एक वेव फॉर्म दे दी है, तो आप जो है उसके बारे में जो है वी एम इंस्टेंटेनियस वैल्यू, वी एम मैक्सिमम वैल्यू, साइन ओमेगा टी, इन सब चीज़ों के बारे में आप बता सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे जो है हम आपको जो है क्वेश्चन देते हैं, तो उसमें जो है आपको मेरे को इन सब चीज़ों के बारे में बताना है। ठीक है, सपोज यहां पे मैंने लिखा v इज इक्वल टू 10 साइन 314t। ठीक है, तो इस केस में जो है आपने मुझे बताना है Vm के बारे में बताना है, मैक्सिमम वैल्यू या पीक वैल्यू। पहला क्वेश्चन क्या बताना है, पीक वैल्यू। दूसरा क्वेश्चन आपने मुझे बताना है पीक टू पीक वैल्यू। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन जो है आपने मुझे बताना है इस केस में एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, चौथा बताना है आपने मुझे टाइम पीरियड, और पांचवा बताना है आपने मुझे इस केस में फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो ये सब निकालने के लिए आपको जो है कोई भी वेव फॉर्म है उसे स्टैंडर्ड वेव फॉर्म वी एम साइन ओमेगा टी से आपको क्या करना है, कंपेयर करना है। ठीक है, तो आप जो है कोई भी वेव फॉर्म रहेगी उसे वी एम साइन ओमेगा टी से कंपेयर करेंगे। तो जैसे ही आप जो है इस वेव फॉर्म को जो है वी एम साइन ओमेगा टी से कंपेयर कर रहे हो, तो वी एम की जगह पे कितना है, 100 है, तो वी एम आपका हो गया है यहाँ पे 100। ठीक है, साइन ओमेगा टी, ओमेगा टी यहां पे है 314t, तो आपकी ओमेगा की वैल्यू हो गई है 314 रेडियन। ठीक है, अब आप यहां से और आगे आइए, अब आपको क्या निकालना है, आपने एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकाल दी, रेडियन पर सेकेंड इसकी यूनिट होती है। ठीक है, ध्यान रखना है यूनिट्स का आपको। ठीक है, यूनिट्स का जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, अब आपको निकालना है टाइम पीरियड। ठीक है, टाइम पीरियड निकालने के लिए आपको ओमेगा को करना पड़ेगा 2 पाई एफ इज इक्वल टू 314, तो एफ इज इक्वल टू हो जाएगा 314/2 पाई। ठीक है, तो यहाँ से f की वैल्यू जब आप निकाल सकते हैं तो 314 ये हो जाएगा 2 × 3.14, तो ये हो गया आपका 50 हर्ट्ज। ठीक है, यहाँ से आपकी फ्रीक्वेंसी निकल गई, और आपका टाइम पीरियड हो जाएगा t इज इक्वल टू 1/f, तो 1/50, तो बोले तो ये कितना हो गया, ये हो गया 0.02 सेकेंड। तो इस तरीके से जो आप जो है निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए आप यहां से सब चीजें आपने निकाल ली, तो आपका Vm की वैल्यू कितनी आ गई इस क्वेश्चन में, पीक वैल्यू आपकी हो गई है 100 वोल्ट में, लिख लीजिए। ठीक है, अब ये वोल्ट में दी हुई है, किस में दी हुई है, चलो मान लेते हैं, सपोज ये वोल्ट में दी हुई है वी की वैल्यू। ठीक है, अब पीक टू पीक वैल्यू, पीक टू पीक वैल्यू क्या आती है आपकी, आपको बताया था अगर आपकी कोई साइकिल है तो नेगेटिव साइकिल और पॉजिटिव साइकिल के ये वाली वैल्यू को आप क्या बोलते हैं, पीक टू पीक वैल्यू बोलते हैं। तो ये हो जाती है आपकी 2Vm, तो इस केस में आपकी पीक टू पीक वैल्यू हो गई है 200 वोल्ट। ठीक है, अब आप निकाल सकते हैं इसमें एंगुलर फ्रीक्वेंसी आपकी कितनी हो गई है, आपकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी आई है 314 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, टाइम पीरियड आपका आया है 0.02 सेकेंड्स, और फ्रीक्वेंसी आपकी आई है 50 हर्ट्ज। ठीक है, तो यहां से आपको कोई भी साइनोसॉइडल वेवफॉर्म दी हुई है तो आप उसके बारे में जो है ये जानकारियां बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से जो है पर्टिकुलर कुछ ना कुछ क्वेश्चन बनता है, तो आप जो है यहां से आपने इस तरीके से ये कर दिया है। ठीक है, अब मैं जो है आपको एक और एग्जाम्पल देता हूं, यहां पे आपको जो है उसके आंसर जो है आपको मुझे फटाफट जो है कमेंट बॉक्स में लिखने हैं, जिससे मुझे पता चल जाए कि आप लोग सोए हुए नहीं हैं, क्योंकि अब सोने का टाइम चला गया, जागना है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो है इंडिया में, हमारा जन्म हुआ है इस वजह से। ठीक है, आपको मुझे बताना है 77 साइन 100t। ठीक है, ये आपका v इज इक्वल टू ये है, इस केस में जो है आपने मुझे Vm की वैल्यू बतानी है, पीक वैल्यू बतानी है, और दूसरा बताना है पीक टू पीक वैल्यू।
ठीक है। तीसरा क्वेश्चन बताना है आपने मुझे फ्रीक्वेंसी के बारे में और टाइम पीरियड के बारे में, ठीक है। तो आप जो है फटाफट से जो है आंसर जो है कमेंट बॉक्स में डालिए, हमें पता चले कि आप सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, ठीक है। और वीडियो को पॉज कर दीजिए, ठीक है। अब वीडियो को आपने पॉज कर लिया, कमेंट बॉक्स में आपने अपना आंसर डाल दिया, अब आप वीडियो को चलाइए, ठीक है। अब जैसे ही आप वीडियो को चलाएंगे तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड जो साइन कन्वेंशन है Vm sin ओमेगा टी से आपको क्या करना है, इसका कंपैरिजन करना है। तो यहां से आपको पता चल गया आपका Vm कितना हो गया, Vm हो गया आपका 77, ये आपने सीधा आंख बंद करके लिख दिया, ठीक है। अब आपको ओमेगा की जगह पे कितना है, यहाँ पे ओमेगा टी 100t, ओमेगा टी इज इक्वल टू 100t है, तो ओमेगा टी से टी काट दीजिए, ओमेगा की जगह आप क्या रख सकते हो 2 पाई f रख सकते हो, ये 100 हो सकता है। तो f की वैल्यू आपकी हो गई 100/2 पाई, ठीक है। ये किस में आएगी, हर्ज में आएगी। अब यहाँ पे जो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग खत्म हो गई और आपकी मैथमेटिक्स चालू हो गई, आप इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं टाइम पीरियड की। तो टाइम पीरियड क्या होता है, 1/फ्रीक्वेंसी होता है, तो इसका उल्टा कर दीजिए तो हो जाएगा 2 पाई/100, और वो किस में आएगा, वो आएगा आपका सेकेंड्स में, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आपके पास अब कोई सा भी साइनोसोडियल वेव फॉर्म हो, साइनोसोडियल मतलब साइन की फॉर्म में भी हो या कॉस की फॉर्म में भी हो, अब आप जो है उसके आसानी से जो है इन सब चीज़ों के बारे में, उसके टाइम पीरियड के बारे में, फ्रीक्वेंसी के बारे में, उसका मैक्सिमम वैल्यू के बारे में, पीक टू पीक मैग्नीट्यूड के बारे में आप जो है आसानी से कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब जो है आपको थोड़ा सा फेजर की तरफ जो है हम हल्का सा ले चलते हैं, ठीक है। फेजर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अब आपको आगे जो है थोड़ा सा जो ध्यान से आप सबको इन सब चीज़ों को समझना है, ठीक है। चलिए देखिए कैसे, जैसे मैंने यहाँ पे जो है ये कोई वेव फॉर्म मैं बना रहा हूँ, ठीक है। ये मैंने टाइम के साथ जो है कोई वेव फॉर्म बनाई, ये मैंने वेव फॉर्म बनाई, ये वेव फॉर्म जो है मेरी कुछ इस तरीके की है, ठीक है। अब आप फेजर की फॉर्म में जा रहे हो तो फेजर में आपको बहुत ध्यान रखना है, ठीक है। ये आपने कोई बनाई वेव फॉर्म, ठीक है। तो आपको देख के लग रहा है कि अगर जो है ये वेव फॉर्म आपकी है V1 की, ठीक है। और V1 की वैल्यू क्या है, V1 की वैल्यू है Vm sin ओमेगा टी, ठीक है। चलिए अब मैंने क्या किया, यहीं पे जो है थोड़ा सा इसको मैंने आगे लिया और मैंने आपको V2 वेवफॉर्म बनाने को बोला। V2 वेवफॉर्म आपकी क्या है, V2 वेवफॉर्म मेरी है Vm sin ओमेगा टी प्लस फाई, ठीक है। अब आप देखिए इस फाई के आने से क्या हो गया, थोड़ा समझने के लिए, ठीक है। सपोज थोड़ा सा समझने के लिए इस फाई को हल्का सा आपको आइडिया हो जाएगा, 30 डिग्री ले लीजिए थोड़ी देर के लिए, ठीक है। अब एक जगह है आपके पास साइन ओमेगा टी, एक है आपके पास साइन ओमेगा टी प्लस 30। देखिए जब ओमेगा टी की वैल्यू 0 होगी तो साइन की वैल्यू क्या हो जाएगी 30। जीरो के फॉर्म में जब ओमेगा टी की वैल्यू आपकी 0 है तो ये हो गया है आपका साइन 0, ये हो गया है आपका साइन 30। आगे कौन है, साइन 30 आगे है, तो मतलब इसका मतलब क्या हो गया है, ये इससे फाई एंगल आगे निकल गया है, ठीक है। तो अगर आप इसका वेवफॉर्म बनाएंगे तो इससे फाई एंगल जो है ये आगे निकल गई है, ठीक है। ये फाई एंगल यहाँ पे ये ऐसे, ये फाई एंगल यहाँ ऐसे होगा और इसकी जो वेवफॉर्म बनेगी, इसकी वेवफॉर्म कुछ इस तरीके से बनेगी। ठीक है, ये जो डॉट डॉट की फॉर्म में जो मैंने बनाई है ये मैंने V2 की वेव फॉर्म बनाई है, ठीक है। अब यहाँ पे जो V2 की वेव फॉर्म मैंने ये बनाई और V1 की वेव फॉर्म मैंने ये बनाई, ये यहाँ पे जो है आपको इसको बताने का पर्पज जो है कुछ और है। यहाँ पे जो है आपको प्रैक्टिकली इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा सा समझाना है, ठीक है। वो प्रैक्टिकली क्या समझाना है, अगर आप देखें V1 और V2 में से कौन सी वेव फॉर्म पहले शुरू हो गई है, V2 वेव फॉर्म पहले शुरू हो गई है और कितना एंगल पहले शुरू हो गई है,
फाई एंगल पहले शुरू हो गई है। कौन? V2 की वेव फॉर्म एज कंपेयर टू V1। ठीक है, तो यहां पे अब देखिए ये एंगुलर की फॉर्म में हमने जो है कैसे वेव फॉर्म की फॉर्म में बनाया। अगर मैं इस वेव फॉर्म को ही फेजर की फॉर्म में बनाऊं, ठीक है, फेजर को बहुत अच्छे तरीके से समझ लीजिए। अब फेजर जो है हम जब आगे जो है लेग लीड इन सब चीज़ के बारे में कमेंट करेंगे तो वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, फेजर की फॉर्म में क्या होता है, अगर आपका जो है ये कोई है, ठीक है, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ आपका जो V1 है, ठीक है, ये V1 आपने माना, ये V1 आपका यहाँ पे है। V1 में क्या एंगल जोड़ दिया? साइन के साथ फाई एंगल जोड़ दिया। आपका एंगल हमेशा कैसे जुड़ता है? मेरा एंगल हमेशा, अगर आप देखें तो अगर आप ऊपर की तरफ जाते हैं तो आपका क्या होता है? एंगल पॉजिटिव होता है, और नीचे की तरफ जब जाते हैं तो आपका एंगल नेगेटिव होता है। ठीक है, अब थोड़ा सा यहाँ पे देखिए, अब आप यहाँ पे देखिए V1 से फाई एंगल ज़्यादा पे V2 है, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है। फाई एंगल आप ऊपर जाएंगे, ये आपका V2 हो जाएगा और ये एंगल हो गया है आपका फाई। ठीक है, तो अब आप बता सकते हैं V1 और V2 के बीच कितने डिग्री का एंगल है? V1 और V2 के बीच 5 डिग्री का फेज एंगल है। ठीक है, क्या चीज आपने कमेंट कर दी? सबसे पहली चीज मैंने कमेंट कर दी इसको जो है स्टेप बाय स्टेप समझना, द एंगल बिटवीन V1 एंड V2 इज 5। ठीक है, सबसे पहली चीज। चलिए दूसरा बताइए, देखिए आगे कौन है इन दोनों में से? इन दोनों में से दोनों ही आगे हैं, दोनों ही पीछे हैं, वो आपको देखना है। ठीक है, V2 इज लीडिंग, V2 लीड कर रहा है किससे? V1 से। कितना? 5 डिग्री। ठीक है, लेग और लीड कैसे देखना है, हल्का सा समझ में आया? ये आगे है V1 से, कितना आगे है? आपको एंगल ऐसे में पॉजिटिव लेना है। जब आप एंटी क्लॉकवाइज जब आप जाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज हुआ ना, ये एंगल ऐसे, एंटी क्लॉकवाइज जो है आपका एंगल आपको पॉजिटिव लेना है। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। तो आप क्या कह सकते हो यहां से आप दूसरी चीज कह सकते हो, V2 इज लीडिंग बाई V1 कितना डिग्री? V2 इज लीडिंग बाई V1 एट 5 डिग्री। 5 डिग्री जो है V2 लीड कर रहा है। एक चीज है, देखिए अगर आप A और B के बीच कंपैरिजन कर रहे हैं और आप कह रहे हैं A हार रहा है, तो इसका मतलब ये भी है कि B जीत रहा है। तो ऐसे ही आप जो है इस केस में तीसरा पॉइंट लिख सकते हो, V1 इज लैगिंग, V1 लैग कर रहा है, V1 पीछे रह गया है V2 से कितना? 5 डिग्री। क्या लिख सकते हो? V1 इज लैगिंग बाय V2 एट 5 डिग्री। ठीक है, कितने कितने डिग्री लैग कर रहा है, लीड कर रहा है, ये भी आप स्टेटमेंट में दे सकते हो और आप ये भी ऐसे भी दे सकते हो। ठीक है, ये आप जब फेजर बनाओ आप ये जानकारी वहां से दे सकते हो। सीधा सीधा अगर आपने सिंपल वेव फॉर्म बनाई आपने यहाँ पे, तो आपने देखा V2 की वेव फॉर्म, ये तो जब आपने फेजर बनाया तब आपने कमेंट किया। आप चाहें तो डायरेक्ट यहाँ पे आप कमेंट कर सकते थे, V2 में +5 एंगल है, मतलब V2 लीड कर रहा है, V2 इज लीडिंग फ्रॉम V1 बाई 5 डिग्री। पहला कमेंट। दूसरा कमेंट आप कर सकते थे, V1 इज लैगिंग, V1 लैग कर रहा है V2 से कितना डिग्री? 5 डिग्री। ठीक है, चलिए मैं यहां पे जो है ये phi1 phi2 की फॉर्म में आपको बताया, वेव फॉर्म की फॉर्म में आपको बताया। मैं यहां पे जो है आपके सामने जो है एक अच्छा सा एग्जाम्पल बनाता हूं और आपको जो है उस फॉर्म में जो है मुझे कमेंट करना है। ठीक है, चलिए मैंने यहां पे बनाया आपका V1 मैंने बनाया 10 sin ओमेगा t प्लस 10। ठीक है, और V2 मैंने बनाया 10 sin ओमेगा t प्लस 50। ठीक है, अब आपको सामने मैंने यहां पे बनाया, तो आपको बताना है इन दोनों में से कौन लीड कर रहा है और कितना लीड कर रहा है। ठीक है, सबसे पहली चीज
आपको या तो आप फेजर की फॉर्म से बना सकते हैं या आप जो है डायरेक्ट वेव फॉर्म देख के आप बना सकते हैं। ठीक है, तो वेव फॉर्म से मैं पहले आपको कोशिश करूंगा बताने की कि जब आपके सामने, इसको दोनों केसों से हम करेंगे। ठीक है, सबसे पहले जो है हम क्या करेंगे, वेव फॉर्म से जो है इसके बारे में कमेंट करने की कोशिश करेंगे, फिर जो है हम उसके बाद किस में कमेंट करने की कोशिश करेंगे, उसके बाद जो है हम इसका फेजर बना के भी कमेंट करने की कोशिश करेंगे, तो आपको जो है और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, देखिए ये ओमेगा टी प्लस 10 आपको करना पड़ेगा क्योंकि आपको अंतर बताना है। तो आप यहां से V2 को लिख सकते हो 10 साइन ओमेगा टी प्लस 10 प्लस 40 लिख सकते हो आप। अब आप क्या करो, ओमेगा टी प्लस 10 को कुछ भी मान लीजिए, सपोज इसको a मान लीजिए। ठीक है, ओमेगा टी प्लस 10 को आपने क्या मान लिया, a मान लिया, तो आपका हो गया ये 10 साइन 80 और ये वाला हो गया है आपका 10 साइन 80 प्लस 10। अब आपके पास वेव फॉर्म आ गई। अब आपको दिख रहा है V2 जो है कितना, 10 नहीं सॉरी, यहां पे क्या हो जाएगा 40, ये है, इसको तो आपने a मान लिया। अब आप जो है यहां से क्या कमेंट कर सकते हो, V2 इज लीडिंग कर सकते हो कमेंट। V2 लीड कर रहा है V1 से कितना, 40 डिग्री। ठीक है, ये आप वेव फॉर्म देख के बता सकते हो। ढंग से समझिए इसको, ये बहुत बेसिक कंसेप्ट है। अगर नहीं समझ में आ रहा है दोबारा रिकॉल कीजिए, बैक जाइए, दोबारा से समझिए। ठीक है, मैंने V1 V2 की वेव फॉर्म लिखी यहां से, तो आप क्या लिख सकते हो, V2 इज लीडिंग, किससे लीड कर रहा है, बाय V1, V1 से कितना डिग्री, 40 डिग्री। और चलिए A जीत रहा है मतलब B हार रहा है, इस बात को भी लिख लेते हैं। V1 इज लैगिंग, V क्या कर रहा है आपका, लैगिंग हो रहा है बाय किससे, V2 से, कितना डिग्री, 40 डिग्री। ठीक है, ये हो गया आपका वेव फॉर्म की हेल्प से आपने इसके बारे में कमेंट कर दिया। ठीक है, अब यही क्वेश्चन अगर आपको फेजर की हेल्प से बनाना होता और आपको इसके बारे में करना होता तो आप कैसे रिप्रेजेंट करते, वो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, देखिए जहां पे आप फेजर की बात करेंगे वहां आगे कुछ भी मैग्नीट्यूड होगा 10, 20, 30, उससे मुझे मतलब नहीं है। ठीक है, फेजर मतलब मैं इसके बारे में देख के बता रहा हूं, और लैग लीड हमेशा इस एम्पलीट्यूड से, जो आगे जो इसके Vm है ना, जैसे कोई वेव फॉर्म है V इज इक्वल टू Vm साइन ओमेगा टी, तो लैग लीड का इस Vm पे कोई फर्क नहीं है। ठीक है, इस Vm के बेस पे आप लैग लीड नहीं बताओगे, आप ओमेगा टी के साथ जो अंदर है आप उसके बारे में बात करोगे। ठीक है, सपोज इसी क्वेश्चन में मैंने कर दिया V2 का मैग्नीट्यूड है 20, ऐसा कुछ है। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब मैंने 20 कर दिया तो इसका लैग लीड का एंगल चेंज हो जाएगा, इसका लैग लीड का एंगल अभी भी सेम रहने वाला है। आप कैसे करोगे, ठीक है, चलिए देखते हैं। अगर मैंने माना ये साइन ओमेगा टी है, ठीक है, चलिए अब साइन ओमेगा टी प्लस 10 कहां पे होगा, उस पर आपने 10 डिग्री और ऐड किया है, तो ये आपका 10 डिग्री जब आप कैसा ऐड करोगे, हमेशा एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं 10 डिग्री, तो ये आपका जो क्या हो गया, ये आपका V1 आ गया। चलिए जी, अब V2 क्या है आपका, V2 आपका V1 क्या है, V2 आपका साइन ओमेगा टी में 50 डिग्री और ऐड किया हुआ है। साइन ओमेगा टी में 50 डिग्री बोले तो आप कुछ इस तरीके से आओगे, ये 50 डिग्री सपोज यहाँ पे होता है, और ये आपका क्या आ गया, ये आपका V2 आ गया। ठीक है, अब आप देखिए ये पूरा एंगल 50 है, ये 10 है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल हो जाएगा मेरा 40 डिग्री। ठीक है, अब आप देखिए कमेंट कर सकते हो आप यहां पे, अब कुछ नहीं, V2 और V1 को रख लीजिए, ये एंगल कितना आ गया, 40 डिग्री आ गया। अब कमेंट कीजिए आप। चलिए अब आप देखिए यहां पे V2 लीड कर रहा है V1 से 40 डिग्री, पहला स्टेटमेंट जो हमने पहले लिखा था। V1 लैग कर रहा है V2 से 40 डिग्री। इसको बड़े ध्यान से समझना है, क्योंकि जो है आने वाले टाइम पे अब हमारे जो है इससे बहुत सारे क्वेश्चन इसकी हेल्प से हमें सॉल्व करने पड़ेंगे। ठीक है, तो आपको फेजर की हेल्प से भी समझ में आया और वेव फॉर्म की हेल्प से भी समझ में आया, आप जो है लैग लीड के बारे में आप किस तरीके से कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब जो है हम आपको जो है लैग लीड के बारे में जो है थोड़ा और प्रैक्टिस कराएंगे, ताकि जो है आप एसी की वेव फॉर्म देख के आप लैग लीड के बारे में
कंपैरिजन कर सके वेवफॉर्म का, आपको हल्का सा आइडिया हो। क्योंकि अब हम आगे जब भी एसी पढ़ेंगे हमें यहाँ पे पावर फैक्टर निकालना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें निकालनी पड़ेंगी। इसलिए जो है आज पूरे के पूरे जो है हम 2-3 अलग अलग लेवल की डिफिकल्टी लेवल की प्रॉब्लम्स यहाँ पे करेंगे, ताकि जो है इससे आपको आने वाले क्वेश्चंस में आगे पावर फैक्टर बहुत सारी चीज़ें आएंगी अगली टर्म्स, उसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको V1 और V2 के बारे में कमेंट करना है। V1 आपका दिया हुआ है 100 sin ओमेगा टी प्लस 30 और V2 आपको दिया हुआ है 20 sin cos ओमेगा टी माइनस 10 डिग्री। ठीक है, आपको कमेंट करना है कि दोनों में से कौन लैग कर रहा है, कौन लीड कर रहा है और कितना लीड कर रहा है। ठीक है, फिलहाल जो है अभी तक जो आपको हल्का सा रफ हुआ है, अगर आपके पास एक साइन थीटा है और एक आपके पास साइन थीटा प्लस 30 है, तो इसका मतलब है ये सपोज आपने कहा A है और ये आपने कहा B है, तो B आपका A से 30 डिग्री लीड कर रहा है, ये आपको पता चला पुरानी प्रॉब्लम में हमने करा, या A B से जो है 30 डिग्री लैग कर रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन जो है केवल यहाँ पे साइन है तो इसलिए ट्रू है, आप यहाँ पे साइन की जगह कॉस लिख लीजिए, तब भी आपका काम हो जाएगा, तब भी स्टेटमेंट वही रहने वाला है। तो आपको क्या करना है, इन दोनों में से सेम करना पड़ेगा, या तो आप यहाँ कॉस एंगल ले आइए या आप यहाँ साइन एंगल ले आइए। ठीक है, अब आप जो है एक चीज का जो है इस्तेमाल कर सकते हैं, वो है साइन 90 प्लस थीटा, जो आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में, साइन 90 प्लस थीटा होता है आपका कॉस थीटा। ठीक है, तो अब आप इस फॉर्मूले का कहीं पे भिड़ा दीजिए, कुछ भिड़ाने की कोशिश कीजिए, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, मैं V1 पे जो है इस स्टैटिक्स को, इस ट्रिक को भिड़ाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। V1 पे मैंने लिखा 100 साइन, ठीक है, ओमेगा टी क्या करना है आपको, 90 लाना है, तो कर दीजिए प्लस 60 माइनस 60 प्लस 30, हो गया। आपने कुछ छेड़ा, कुछ नहीं छेड़ा। अब आपको क्या लाना है, आपको 90 लाना था, तो आपका V1 इज इक्वल टू हो गया 100 साइन। ठीक है, ये आपको 90 लाना था, इन दोनों से हो गया है 90 प्लस ओमेगा टी माइनस 60, हो गया यहाँ से। ठीक है, V1 को लिख दिया यहाँ से, V1 आपका हो गया है 100 कॉस ओमेगा टी माइनस 60। ठीक है, अब एक है आपका, अब आप जो है वही 2 और V1 के बारे में कुछ कंपैरिजन करके बता सकते हो। ठीक है, तो V1 और V2 के बारे में अब आप जो है यहाँ से हल्का सा देख के बता सकते हैं। इसको क्या कर लीजिए, इसको दोबारा से पहले वाले क्वेश्चन में जैसे A माना था तो इसे A मान लीजिए, ये हो गया है 20 cos A, तो ये हो जाएगा cos ओमेगा टी माइनस 10 को आपने माना है A, तो ये वाला हो जाएगा 100 cos ओमेगा टी माइनस 10 माइनस 50 आपने करा, इसको मान लिया आपने A, तो आपका हो गया 100 cos A माइनस 50। अब आप क्या कमेंट कर सकते हैं, मैं कमेंट कर सकता हूं कि मेरा V1 V2 से 50 डिग्री लैग कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन आ गया है, प्लस रहता तो लीड करता। ठीक है, तो आपने इस क्वेश्चन में क्या स्टेटमेंट दिया, इस क्वेश्चन में मैंने स्टेटमेंट दिया V1 इज लैगिंग, V1 क्या कर रहा है, V1 लैग कर रहा है बाय V2 कितना डिग्री, बाय 50 डिग्री। ठीक है, ये आपने स्टेटमेंट यहां से दिया। ठीक है, चलिए अब जो है इस क्वेश्चन को जो है हम फेजर की हेल्प से ही करेंगे, और फेजर की हेल्प से करेंगे वहां पे बहुत आसानी से हो जाएगा आपके समझ में। यहां अगर ये समझ में ना आया, अगर फेजर आपके समझ में आता है तब भी आपका काम हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं वही स्टेटमेंट यहां से आता है कि नहीं आता है। ठीक है, चलिए आपने, ये आपका होगा साइन ओमेगा टी। ठीक है, साइन ओमेगा टी में अगर आप 90 जोड़ देते तो आपका क्या हो जाता है, कॉस ओमेगा टी हो जाता है, साइन 90 ओमेगा टी प्लस ये आपने 90 डिग्री किया, ये आपका हो गया यहां तक। चलिए अब थोड़ा सा और आगे घुसिए। अब आपका क्या है, V2 है ओमेगा कॉस में -10 करना है, -10 करना है मतलब एंगल घटाना है बोले तो आपको क्लॉकवाइज जाना है, तो यहां पे आ जाएगा आपका, ये आपका V2 हो जाएगा, और ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा 10 डिग्री। ठीक है जी, अगला क्या है, V1 कितना है, V1 आपको क्या करना है, इससे 30 डिग्री ऊपर करना है। ठीक है, इससे
V1 साइन से 30 डिग्री ऊपर करना है। तो आपका यहाँ आ गया कहीं पे V1 कितना आ गया, ये हो गया आपका 30 डिग्री। ठीक है, तो चलिए ये डिग्री 30 है, ये 50, ये 30 है, ये 10 है, तो ये वाली आपकी कितनी हो जाएगी, ये आपकी 50 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब आप कमेंट कीजिए V2 इज लीडिंग बाय V1 50 डिग्री। पहला स्टेटमेंट क्या लिख सकते हैं आप, ये फिगर देख के, ये फिगर आपके पास बना, यहां से आप लिख सकते हैं V2 इज लीडिंग बाय V1 कितना 50 डिग्री। अब देखिए, या V1 इज लैगिंग फ्रॉम V2, क्या V1 इज लैगिंग फ्रॉम V2 कितना 50 डिग्री। ठीक है, तो आप जो है दोनों स्टेटमेंट यहां से लिख सकते हैं कितना डिग्री कैसे लीड कर रहा है, जब अलग अलग फॉर्म में आपको बताया है। ठीक है, तो चलिए जो है अब थोड़ा सा मैं प्रॉब्लम की डिफिकल्टी लेवल को थोड़ा सा और इंक्रीज करूंगा, और इस केस में आपने मुझे जो है पूरा का पूरा कमेंट करना है। ठीक है, चलिए मैंने थोड़ा प्रॉब्लम की डिफिकल्टी लेवल को आपके लिए यहाँ पे इंक्रीज किया है। आपको जो है इन दोनों वेव फॉर्म को देख के जो है मुझे V1 और V2 के बारे में कमेंट करना है। तो पहला आपका स्टैंडर्ड तरीका है कि आप अंदर जाइए, इसको या तो साइन की फॉर्म में बदल दीजिए या इसको कोस की फॉर्म में बदल दीजिए और फिर आप कमेंट कीजिए। ठीक है, और दूसरा तरीका आपका फेजर का है। तो चलिए जरा इसको फेजर से चलिए तो इसे जो है फेजर से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि फेजर से सॉल्व करना आपको हल्का सा आसान है। ठीक है, चलिए आपको पता है ये अगर आपका साइन ओमेगा टी है, ठीक है, तो साइन ओमेगा टी प्लस 90 कितना होता है, कॉस ओमेगा टी हो जाता है। तो ये आपका यहाँ कहीं पे कॉस ओमेगा टी होगा। ठीक है, चलो यहां देखिए आपका V1 क्या है, V1 माइनस कॉस ओमेगा टी है, माइनस आगे है कुछ है। ठीक है, यहां पे चलिए फिलहाल V1 में आपका क्या है, कॉस ओमेगा टी के साथ प्लस 50 है मगर माइनस में है। तो यहां पे आपका क्या होगा, यहां पे मेरा माइनस कॉस ओमेगा टी होगा। ठीक है, चलिए हो गया यहां तक। अब माइनस तो है आगे मैग्नीट्यूड में है ओमेगा टी प्लस 50, मतलब आपको जो है इससे 50 डिग्री ऊपर की तरफ जाना है। ठीक है, वहां कहीं पे आपका V1 होगा। तो यहां कहीं पे आपने करा, ये आपने V1 लिखा और ये एंगल है आपका 50 डिग्री। चूंकि ये दोनों के बीच का एंगल 90 होगा तो ये डिग्री आपको पहले ही पता चल गया 40 डिग्री। ठीक है, क्योंकि एंगल 90 है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं V2 की। V2 कितना है, V2 जो है -10 हो रहा है साइन ओमेगा टी से। ठीक है, साइन ओमेगा टी यहाँ पे है -10 हो रहा है, तो ये आपका जो है V2 है और ये हो गया है 10। तो ये अगर एंगल 40 है, ये 10 यहाँ कम हो गया तो ये वाला एंगल हो गया है 30। तो अब आप यहाँ से आसानी से कमेंट कर सकते हो। इसको थोड़ा सा माइक्रोस्कोपिक व्यू को थोड़ा यहाँ बड़ा से वे में बनाइए, आप अब जो है आसानी से निकाल सकते हो। ये V2 हो गया, ये V1 हो गया और ये एंगल हो गया 30। तो बताइए कौन लीड कर रहा है, V2 इज लीडिंग बाय V1 30 डिग्री। ठीक है, क्या लिखा आपने पहला, V2 इज लीडिंग बाय V1 कितना डिग्री 30 डिग्री, या दूसरा V1 इज लैगिंग बाय V2 30 डिग्री। ठीक है, तो आप जो है इन प्रॉब्लम को जो है कुछ इस तरीके से आसानी से फेजर बना के सॉल्व कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे जो है आपके लिए होमवर्क है। आपको जो है I1 और I2 की वैल्यू दी गई है। आपको मुझे बताना है, कमेंट बॉक्स में लिखना है I1 और I2 में से कौन लीड कर रहा है और कौन लैग कर रहा है। लीड कर रहा है तो कितना डिग्री लीड कर रहा है और लैग कर रहा है तो कितना डिग्री लैग कर रहा है। ठीक है, क्योंकि एक अगर लैग करेगा तो दूसरा लीड करेगा। जैसे यहाँ थोड़ा सा समझ लो आप दोबारा से एक बार, ये I1 है और ये I2 है। ठीक है, इस क्वेश्चन से इसका कोई मतलब नहीं है, मैं 30 डिग्री केवल समझाने के लिए यहाँ पे बता रहा हूँ। ठीक है, अब आप कहिए I1 I2 से आगे है, I1 I2 से 30 डिग्री आगे है, मतलब I1 I2 से 30 डिग्री लीड कर रहा है। पहला स्टेटमेंट क्या, I1 इज
लीडिंग फ्रॉम I2 कितना 30 डिग्री। ठीक है, चलिए I2 I1 से 30 डिग्री पीछे है ना। I2 I1 से 30 डिग्री पीछे है, तो क्या लिख सकते हो आप, I2 इज लैगिंग फ्रॉम I1 कितना 30 डिग्री। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आपको इस क्वेश्चन के बारे में कमेंट करना है और कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। ठीक है, चलिए आज की क्लास को जो है हम यहीं पे फिनिश करते हैं। आज हमने फेजर के बारे में हल्का सा आइडिया लिया। अगर आपके पास दो साइनोसोडल वेव फॉर्म है तो आप बता सकते हैं उन दोनों साइनोसोडल वेव फॉर्म में कौन सी लीड कर रही है, कौन सी लैग कर रही है, लैग कर रही है तो कितना लैग कर रही है। ठीक है, क्योंकि इस चीज में मैंने इतना ज्यादा टाइम इसलिए दिया क्योंकि अब हम आगे जब पावर फैक्टर पढ़ेंगे या बहुत सारी एनालिसिस पढ़ेंगे हम एसी में, वहां पे जो है मेरा ये पूरा का पूरा कंसेप्ट अब यूज होने वाला है। ठीक है, तो चलिए इस क्लास को यहीं पे करते हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है आपको गूगल ड्राइव पे लिंक मिल जाएगा क्वेश्चंस का, मैं क्वेश्चंस अपलोड कर दूंगा। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको जो है हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और अनपढ़ चैनल के साथ जुड़े रहिए और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ते रहिए।